गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने पहले पढ़ा था फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में। आज हम उसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एयर क्या होती है। हमें पता है कि एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। बच्चे, गैसेस फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। देखो, फ्लूइड मतलब लिक्विड। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो गैस भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो गैस भी फ्लो करती है, इसलिए हम गैस को फ्लूइड्स बोलते हैं। Hence the relationship between pressure and height, which is true for liquids, also applies to air. हमने पढ़ा था ना कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया था। तो जैसे वो लिक्विड्स के लिए ट्रू है, वैसे ही गैस के लिए भी एयर के लिए भी ट्रू होता है, या गैस के लिए भी ट्रू होता है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चे? जो हमारी अर्थ है ना, उसके अराउंड एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की रेज से, या ज़्यादा गर्मी ना आ जाए हमारी अर्थ पर, उससे हमें बचाती है। तो एक एयर का इन्वेल्प है हमारी अर्थ, हमारे आसपास, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, जिसको वातावरण भी बोला जाता है। तो द एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप मतलब लिफाफा, एक लेयर है एयर की हमारे आसपास, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब सीधी सी बात है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो प्रेशर डालता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। एयर हैज़ वेट एंड इट डस एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ओइंग टू ग्रेविटी। कहते हैं कि एयर का कुछ वेट होता है, इसलिए वो एक नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, नीचे की ओर धक्का देती है। द डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एयर जितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, जितना प्रेशर डालती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे लिक्विड में हाइट के ऊपर डिपेंड करता था, वैसे ही एयर में भी या गैस में भी वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तभी ऐसा होता है कि जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों हम बोलते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है? एक्चुअली वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बीच पर। मतलब कि जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी वहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है। और अगर हम ऊपर चले जाएं तो वहाँ पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमने पीछे एक्टिविटीज़ में पढ़ा था लिक्विड में। तो एयर भी जो है वो लिक्विड की तरह फ्लूइड ही है, तो ये चीज़ एयर के लिए भी वैलिड है, ट्रू है। अब बच्चों, हम थोड़ा पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। यहाँ आपने देखा कि क्या हो रहा है कि चाहे बैट्समैन जो है वो जितनी मर्जी जोर से बॉल को हिट करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बॉल जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो जो हमारा ग्राउंड है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स लगाता है, ठीक है। मूविंग बॉडी को अगर कोई फोर्स जो है वो रेस्ट में लेके आ रही है तो उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो राइट में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगी, हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल की राइट की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट साइड लग रही है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट साइड लगेगी, तभी कोई चीज़ रुक पाएगी। आप सपोज कर लो कि कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, आपने आगे से आके साइकिल रोक लिया, ठीक है, तो आप दोनों की फोर्सेस जो ऑपोजिट है ना, आप फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हो साइकिल को, ठीक है, आप आगे से रोक रहे हो और साइकिल आपकी तरफ आ रहा है, तो आप दोनों की फोर्स जो है वो ऑपोजिट लग रही है। तो फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है।
अब फ्रिक्शन का क्या काम होता है, हमेशा स्लो कर देना चीज़ों को, ठीक है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट में लगती है जब वो कांटेक्ट में हो, और वो क्या करती है कि दूसरे की मोशन को अपोज करती है, रोकती है, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर देती है, पहले स्लो करती है, उसके बाद वो रेस्ट पर आ जाता है। अब ये देखो, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वो स्ट्राइकर मूव कर रहा है, तो जो ए वाला एरो होगा वो मोशन होगी उसकी डायरेक्शन की, और बी वाला एरो होगा वो फ्रिक्शन का एरो होगा, ठीक है। हमने ग्लास पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो मोशन कौन सी है, एरो ए, हम पकड़ के हमने नीचे को पकड़ा हुआ है ना, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रही है, एरो बी की तरफ, जिस तरफ हमारा हैंड है उस तरफ फ्रिक्शन लग रही है। अब हमारा हाथ चाहेगा कि वो, और ग्लास चाहेगा कि वो छूट के नीचे है, तो उधर उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी, और हमने पकड़ा हुआ है, हमने अपने हैंड से उसको फ्रिक्शन दी हुई है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड होगी, बी, एरो बी की तरफ होगी। अब फ्रिक्शन लगती कैसे है बच्चे, कोई भी जो सरफेस है हमारा वो प्लेन नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे जैसे यहाँ दिखाया ना उल्टा सीधा, मतलब ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे सरफेस होता है, ठीक है। मान लो कि फर्श के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, तो जो ब्लॉक का रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे फ्लोर का रफ सरफेस है, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जैसे की लॉक में फंस जाती है ना, वैसे ही ये दोनों आपस में फंस जाते हैं, ठीक है। और इसी इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है। अगर ये इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगी। अब देखो, यहाँ रफ सरफेस है फर्स्ट केस में, तो रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, लेकिन जब स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं होगी। तो अगर जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि संगमरमर या मार्बल पर पैर फिसलता है, वो क्यों फिसलता है, क्योंकि वो सरफेस स्मूथ होता है और वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इतनी नहीं आ पाती। या फिर अगर हम फ्लोर पर तेल गिरा दें तो हम स्लिप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि तेल जो है वो जो इंटरलॉकिंग को ख़त्म कर देता है और हम स्लिप हो जाते हैं। अब एक एक्टिविटी करेंगे, हमने एक माचिस की खाली डब्बी ली और उसको आराम से मूव किया, वो इजीली से मूव कर जाएगी टेबल के ऊपर, ठीक है। दूसरे केस में क्या देखा, नीचे एक सैंड पेपर रख दिया, ठीक है, रेगमा रख दिया, उसके ऊपर हमने मूव किया, तो हम ये देखेंगे कि ये थोड़ा मतलब हार्ड सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है जो सैंड पेपर का होता है, लेकिन टेबल का जो सरफेस है स्मूथ है। अब जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर इजीली से कोई भी चीज़ स्लाइड हो जाएगी, लेकिन रफ सरफेस पर क्या होगी, फ्रिक्शन होगी ना, इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो वो इंटरलॉकिंग हो जाएगी, तो उसके कारण सैंड पेपर पर मैच बॉक्स को मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या, सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, तो इसलिए इजी से मूव हो जाएगा। दूसरे में सरफेस हमारा रफ है तो इजीली से मूव नहीं हो पाएगा। अब देखो, पहले में हमने लिया एक एम्प्टी मैच बॉक्स है, दूसरे में फिल्ड मैच बॉक्स है। अब खाली है, ठीक है, तो उसका वेट भी कम है तो उसको फोर्स कम लगेगी। दूसरे में फील्ड है, हैवी है, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। हल्की चीज़ को धक्का देना आसान है और भारी चीज़ को धक्का देना मुश्किल होता है। तो फोर्स जो फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि दो चीज़ें कि कौन कौन सी सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं, और द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड टुगेदर, और कितनी फोर्स से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।